नमस्कार, फिर से आपका एक बार स्वागत है अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के इस सोशल मीडिया चैनल पर। और आज हमारे साथ में फिर से एक बार जुड़े हैं राजू जी चौथमा, जो महाराष्ट्र प्रभारी तथा राष्ट्रीय सचिव है अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जय। तो राजीव जी, आज जो चर्चा के लिए हम यहाँ आज बैठे हैं, तो हाल ही में एक बहुत संगीन ऐसा एक जुर्म बोल सकते हैं या कांड बोल सकते हैं कि जो हो गया है कि देश की जो अति उच्च दर्जे की हम बोलेंगे न्यायालयीन व्यवस्था जिसको हम बोलते हैं, उसके उच्च पद पे बैठे हुए सीजेआई के साथ में हादसा हुआ। तो हम हमारे अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि जब इतने उच्च पद पे बैठे हुए सीजेआई भूषण जी गवई, इन पे जो हमला हुआ है, जूता फेंकने का जो हमला हुआ है, वो फेंकते समय जिन्होंने भी वो काम किया है उनको ऐसा विचार नहीं आया होगा क्या मन में कि मैं भी एक वकील हूँ और मैं इस न्यायालय का अपमान करते हुए जूता फेंक रहा हूँ उच्च पदाधिकारी पे, तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मुझे जेल हो सकती है, मुझे देशद्रोह का मुझ पे केस लग सकता है। हाँ, तो ऐसी क्या बात हुई होगी कि उन्होंने इतना कठिन डिसीजन लेके ये निर्णय लिया और सीजेआई गवाही पे जूते से हमला कर दिया। आपको क्या लगता है? मुझे ये जो प्रकरण हुआ 5 अक्टूबर के दिन सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में, और जिसने वो जो जूता उछाला है उसका नाम राकेश कुमार करके, और एज मेरे ख्याल से 65 के बीच में है। और उसकी बहुत सारी डिग्रियाँ हैं ना, बड़ा अच्छा इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा व्यक्ति है। इसके बाद से LLM है, LLB है, बहुत सारी डिग्रियाँ, शिक्षित। हाँ शिक्षित है। और उसने वो जूता फेंकने के बाद जब टीवी चैनल वाले गए, पत्रकार गए, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसका एक जवाब है कि मेरे सपने में भगवान है, भाई तुम्हें सनातन की रक्षा करना पड़ेगा। और जो सीजेआई गवई साहब है, इन्होंने जो एक भगवान विष्णु के बारे में एक कुछ टिप्पणी कर दिया था, हालांकि टिप्पणी नहीं होना चाहिए, एक पर्सनल रिप्लाई होता है, रिएक्शन का एक्शन होता है, तो उसके अगेंस्ट में जाओ और सनातन धर्म की रक्षा करो और उसे मजा चखाओ। ऐसा उसने, राकेश किशोर नाम है उसका, उसने ऐसा कहा, बाकायदा टीवी चैनल पर चलिए। तो विनोद जी इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर सनातन के नाम पर, और सपने में भगवान आया, ईश्वर आया और उससे आदेश दिया कि तुम ऐसा करो तो तुम्हारे सनातन धर्म की रक्षा होगी, तो मैंने किया। ये लोग मूर्ख लोग हैं क्या? आपने विचार किया? वही तो, क्योंकि मूर्खता तो नहीं कर सकता, एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस भारत का जो है वो राष्ट्रपति के ऊपर भी वर्चस्व रखने वाला व्यक्तिमत्व है, और पद के अनुसार उसका पावर भी होता है। संसद के भी ऊपर होता है, सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से राष्ट्रपति के ऊपर होता है, सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से। उस व्यक्ति पर अगर जूता उछालते हैं, चप्पल उछालते हैं, तो ये सोची समझी रणनीति। हाँ, वो आपने जैसे कहा कि वो अनपढ़ गवार भी नहीं थे, हाँ, तो काफी उच्च शिक्षित थे, और एक अनपढ़ गवार के माध्यम से अगर ये हरकत हुई होती जी तो थोड़ी देर के लिए हम ये मान भी लेते कि चलो यार, अंधश्रद्धा के अनुकूल किसी के बहकाव में आके कर भी दिया होगा, हम ऐसे पानी का लालच देके किया भी हुआ। पर जो व्यक्ति शिक्षित है, जो खुद न्यायालयीन व्यवस्था का पाइप है, जो इतने सालों से न्यायालयीन व्यवस्था को मान रहा है, हाँ, उस व्यक्ति द्वारा अगर ऐसी हरकत की जाए तो हमें भी बड़ा सोचने पे बनता है। तो सोचने पर मजबूर होने की बात तो है, लेकिन ये क्यों हुआ, इसके बैकग्राउंड में जाना बहुत। विनोद जी, इन लोगों ने, जिसका प्रतिनिधित्व राकेश तिवारी का, सनातन धर्म हो, हिंदुत्व धर्म हो या कोई भी धर्म हो, अपने धर्म को
सामने वाले पर थोपना, सामने वाली शासन व्यवस्था को थोपना जी कि हम करें सो कायदा, आप नहीं कर सकते। इन्होंने हजारों वर्षों से यही किया है। मुगलों का राज था, मुगलों के राज में भी ये लोग दरबारी थे। अंग्रेजों का राज आया तो उनके दरबार में भी ये लोग दरबारी थे। प्र- प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का राज था, मुगलों का था या किसी और का था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राज करने वाले यही लोग थे। और ये जो चीजें है, जातिवाद, ये जातिवाद का एक दुष्परिणाम है। जी ये जो जातिवाद है, ये उस समय में भी चलता था और जातिवाद को बढ़ाने में इनका ही हाथ था। ये सबको पता है, ऐतिहासिक प्रूफ है। जो चीनी यात्री है या फिर अरब के यात्री है, उन्होंने निकल के रहने बात कि इन्होंने उस समय में जातिवाद कैसे, अरे निचले दर्जे के जाति के लोगों को कभी भी ऊपर न आने देने के लिए इन्होंने हर संभव वो चीज की है, कोशिश की है। उस समय में भी किया, अभी भी करते। जी ये उनका शुरू से ही मानस है। ये नहीं चाहते कि कोई छोटी जात वाला व्यक्ति हम पर आकर बैठे, हमारे विचारधारा पर हावी हो जाए, या हमें कोई आदेश देवे, या जिसके सामने सामने हमें नमस्कार करना पड़े, सर झुकाना पड़े। ये नहीं चाहते। और इसी सोच ने इनके विचारधारा को इतना बदल दिया, इतना कुंठित कर दिया कि उन्होंने ये सोचना भी बंद कर दिया कि भारत देश है भी एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ लोगों के द्वारा चुने हुए लोग और वो लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक न्याय व्यवस्था संभालने के लिए ही जाते हैं, जनता से सीधे चुनकर जाते हैं। कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है भारतीय लोकतंत्र में। इनका जो छुपा हुआ लोकतंत्र इनका जो छुपा हुआ एजेंडा था, राज करो, बांटो और राज करो। अंग्रेजों को दोष दिया हमने, वो बांटते थे, फूट डालो, राज करो। जबकि इनका काम शुरू से ये था कि जाति भेद में फूट डालो और राज करो। उन्होंने किया है, भले 2% है, 3% है, लेकिन इन्होंने वाकई में पूरे हिंदुस्तान पर, पूरे भारत देश पर पूरा वर्चस्व बिठा के रखा था। वो हाथ से निकल गया 1950 में। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, बाकायदा महात्मा गांधी ने कहा, नेहरू ने इंप्लीमेंटेशन किया, बाबा साहब भी अच्छे ढंग से लिखा। और इतने वर्षों से संविधान के अनुसार देश चल रहा है और जिसकी गूंज पूरी दुनिया में है। हर कोई भारत के गणतंत्र की और भारत के संविधान की प्रशंसा करता है, लेकिन इन लोगों को वो हजम नहीं। और हजम ना होने के चक्कर में ये ऐसी को स्थिति पैदा करना चाहते कि किसी भी हालत में फिर से हमारा वो सिस्टम चालू हो गया, जाति व्यवस्था चालू हो जाए, मनुस्मृति लागू हो जाए, जहाँ किसी को वो अधिकार नहीं थे जो आज अधिकार संविधान के रूप में मिले। इसलिए ये सोच अभी की कंडीशन में ऐसे लोगों के मन में घर पर, उससे वो समूह किसी ने समूह नहीं किया, किसी भगवान ने सपने में आदेशों को आदेश नहीं दिया है। ये जो विचारधारा है, जिस विचारधारा को लोग रहते हैं, वो विचारधारा को एक्चुअल हकीकत में अपनाना चाहते हैं और उसी का दुष्परिणाम आज अपने लेके आए। भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई के ऊपर जूता उछालने की कोशिश, बहुत ध्यान। थोड़ा सा अगर हम इसको समझेंगे तो जैसे बी आर गवई, हाँ बी आर अम्बेडकर, हाँ तो बी आर अम्बेडकर बाबा साहब के समय में, हाँ जब बाबा साहब उच्च शिक्षण लेके आए हाँ और उन्हें भी उच्च पद की नौकरियां यहाँ मिली, हाँ तो उस समय में भी बाबा साहब के साथ में इन्होंने छुआ हाँ शुरू किया था। इनडायरेक्टली उस समय जूता नहीं फेंका, लेकिन जूते से भी बदतर जिंदगी नहीं, वो जिंदगी तो थी ना, लेकिन उस समय वो परिस्थिति नहीं थी। वो जातिवाद उस समय में था ना, और उसको रिस्ट्रिक्शन, रुकावट के लिए ऐसा कोई कानून नहीं बना था जी। जैसे आज बना हुआ। आज संविधान के रूप में बना हुआ, उस समय में नहीं था। बाबा साहब जब अमेरिका से आए, यहाँ से भी पढ़ के आए, अमेरिका से पढ़ के आए, तो सबसे पहली सर्विस उन्हें कहाँ करना पड़ा? बड़ौदा के राजा जो थे साजीराव सिंधिया, साजीराव गायकवाड़, सॉरी, साजीराव गायकवाड़ के साथ बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्ट्रैक्ट था कि आपकी पढ़ाई के लिए हम स्कॉलरशिप देंगे, उसके भविष्य में आप पढ़ो और उधर से आने के बाद आपको राज्य की सेवा करना पड़ेगा, सर्विस करना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने मान लिया था ना। बाबा साहब गए भी थे, लेकिन जिस ऑफिस में वो बैठते थे, उस ऑफिस का चपरासी एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति था। और ब्राह्मण समाज का व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर को सलाम ठोके वहां पर और उसे फाइल दे हुए, पानी पिलाए, चाय पिलाए, ये उसको सहन नहीं हुआ। तो वो दूर से ही फाइल फेंक के दे देते थे बाबा साहब के टेबल पर।
तो बाबा साहब अम्बेडकर ने साजिदराव को कहा ये तो जातिवाद है और इसके विरोध में तो मैं लड़ने के लिए आया हूँ ना। मैंने इतनी जो पढ़ाई लिखाई की है किसके बेस पर की है, ये मुझे हटाना है, इसलिए मैं यहाँ पर अभी नौकरी नहीं कर सकता। बाबा साहब अम्बेडकर की बात मानी सयाजीराव जी ने और उन्हें पदमुक्त किया कि आप अपना काम करो, हम आपके साथ हैं। ये तो समय भी था। तो ये इतना बाबा साहब का जो त्याग था विचारधारा की और जो परिवर्तन हाँ संविधान के रूप में बाबा साहब ने उस समय किया, और बाबा साहब को सिर्फ भारत नहीं तो अन्य सारे देश भी बाबा साहब को बहुत मानते हैं। तो मुझे ये पूछना है कि क्या ये हम पुनर्वृत्ति को संकेत है पुनर्वृत्ति की तरफ की, जो बाबा साहब के समय पे इनका सनातन धर्म बढ़ रहा था और उस पे संविधान लिखने से जो रोक लगी जो बाबा साहब ने, तो ये क्या उस तरफ संकेत दे रहे हैं कि देखो हमने सीजेआई पद के पदाधिकारी तुम्हारे जो गवई साहब है जिनको भी आज जूता फेंक के मारा है, तो हमारे सामने इतने बड़े आदमी की भी कोई औकात नहीं है, तो तुम्हारी सर्वसाधारण आदमी की क्या औकात। सही बात है, वो दिखा दिया ना। तो हम इस माध्यम से अभी अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, तो सोशल मीडिया पे बड़े मन से बी आर गवई साहब ने सीजेआई ने उनको माफ कर, तो दोनों तरफ से प्रतिक्रिया है कि क्यों माफ किया, अच्छा किया, XYZ किया। लेकिन हम अपने इस सोशल मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो, क्योंकि बी आर गवई साहब ने जो माफी दी है क्या वो सही है, या फिर उसके पीछे कुछ दबाव था, या फिर वो अपनी नौकरी है जो पद है वो बचाना चाहते थे, और समाज को क्या मैसेज गया। विनोद जी, इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। बी आर गवई एज चीफ जस्टिस सुप्रीम ऑफ इंडिया, उनको तो माफ नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने माफी दी है तो उन्होंने पर्सनल माफी दी है। पर्सनल माफी आप देकर महान हो सकते, लेकिन एक जज, एक सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो माफ नहीं कर सकते क्योंकि उसे उस कानून का पालन करना होता। उन्होंने माफ कर दिया, रास और उनके पद, गरिमा या भविष्य की ड्यूटी को अभी 1 महीने के मेहमान, 1 महीने के बाद उनका सीजेआई पद खाली हो जाएगा, सूर्यकांत साहब आ जाएंगे 10-1 महीने के बाद, तो उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ने। वो इतनी बड़ी हस्ती बन चुके हैं बी आर गवई कि उन्हें अभी कोई कुछ शब्द भी नहीं बोल सकेगा, गाली गलौज नहीं कर पाएगा, कोई हमला नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर सकता। इतनी सुरक्षा उनको बाद में भी मिलती है। चीफ जस्टिस को इम्यूनिटी प्राप्त है संविधान के द्वारा, उन्हें सब सुरक्षा गार्ड वगैरह मुहैया हो जाए। वो अमरावती में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कोई फिक्स नहीं, सुरक्षा तो उनके पास रहेंगे। दूसरी मेन बात, उनका जो भाई है राजेंद्र गवई, उनका राजकारण चल रहा है। माता श्री अभी ढलती उम्र में है, वो भी कब तक रहेंगे कुछ पता नहीं, उनको कोई फर्क नहीं। लेकिन आपने सोचा है इस बारे में, सीजेआई गवई ने उसको माफ कर दिया, उसका दुष्परिणाम समाज पर कितना हुआ। आज इन लोगों की सनातनी बोलो, हिंदुत्ववादी बोलो, उग्रवादी बोलो, एक्सवादी, कुछ भी बोलो, जिन्होंने धर्म को ही मुद्दा बना के रखा हुआ है, धर्म को ही शासन व्यवस्था मान के रखे हुए है, धर्म को ही उन्होंने लोकतंत्र का हिस्सा मान के रखा हुआ है, लोक धर्म है तो सब है, ये सोच विचारधारा रखने वाले लोगों ने भारत देश में कितना तहलका मचाया। उनको कोई असर हुआ जब माफी ना होने भाई हमारे व्यक्ति को चलो अच्छा हो गया जान गए, लेकिन उन्होंने उल्टे उसका दुष्परिणाम ऐसा देखने में आ रहा है सोशल मीडिया में कि बाबा साहब अम्बेडकर को भी गालियां खुलेआम। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, ये भी खुलेआम लिखा है। खुलेआम घिमटे नीले कबूतर बोले जा रहे समाज। आरक्षण होना ही नहीं, बंद होना। बाप की टोपी बेटे के ऊपर, बेटे के सर से पोते के सर पर टोपी आरक्षण के रूप में नहीं चलेगी। खुलेआम आरक्षण को जातिवाद इतना हो गया है कि इस मैटर के बाद में बहुत सारे दलितों की हत्या हुई, रेप्स हुई है, बहुत सारे। सोशल मीडिया पूरी तरह रंगा हुआ है। कारण
अगर उस दिन चीफ जस्टिस ने अगर उसे सजा तो देखो ना, इनकी हिम्मत नहीं थी, औकात नहीं थी बाबा साहब के विरोध में एक शब्द भी बोलने। माफ करके गवई साहब ने खुद को बचा लिया, मेरा स्पष्ट है। माफ करके गवई साहब ने खुद को तो बचा लिया, या खुद को महान साबित भी कर दिया। समाज को भूखे में, समाज के ऊपर इतना जो आक्रमण आज हो रहा है 5 अक्टूबर के बाद से, इतना पिछले 70 सालों में नहीं। सोशल मीडिया में आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ। हमारा खुद का चैनल सोशल मीडिया चलाता है, सोशल मीडिया चैनल चलाता है, और दुनिया भर के फेसबुक व्हाट्सएप पूरे प्लेटफॉर्म पर हम छाए हुए रहते हैं। हम देखते हैं पूरी तरह जाति व्यवस्था, जातिवाद इतना फैला दिया 5 अक्टूबर के बाद से, कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, एक दो कमेंट्स मैंने आपकी भी पढ़ी है, और उसमें यहाँ तक कहा गया कि अंग्रेजों को लाने वाले ये ढूंढते हैं, हाँ, और जो भारत देश को गुलाम बनाया ये इन्होंने बनाया। वो ये कबूल नहीं कर रहे थे कि ये पेशवा थे जो हाँ। रंग रंगलिया मनाते थे, और उनकी जो उस समय की देश के प्रति या जातिवाद के प्रति जो धारणाएं थी, जो गुलामी का माहौल उन्होंने बना के रखा था, हाँ। उसके विरोध में खड़े हुए थे, वो नहीं नहीं नहीं, ये इतिहास पूरी तरह भूल चुके हैं लोग। इतिहास इन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, और इतिहास इन्होंने कभी बनाया ही नहीं। क्लियर आरोप है, इनका इतिहास भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ चापलूसी करके, भेदभाव करके, गद्दारियां करके, मुखबरी करके बहुत सारे बड़े बड़े पद हासिल किए, लेकिन इन्होंने देश के लिए काम कभी नहीं किया। आप वो पृथ्वीराज चौहान की और मोहम्मद घोरी की अगर कहानी सुनेंगे ना, उसमें भी इन्होंने भेदभाव किया। अकबर के दरबार में मान सिंह, जोधाबाई, राजा तोडर थे, इससे लड़ते थे। वो अकबर के विरोध में भी इनकी वही धारणा थी। इन्होंने हर किसी से फायदा उठाया है, लेकिन जब देने की बात है तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। देश को कभी कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ शीला है। वो तो एक किस्सा हमने भी पढ़ा है कि एक मुगल काल में हाँ जिजिया कर हाँ लगता था। हाँ तो उन्होंने कहा था कि जितने भी भारत के मूल निवासी है या हिंदू, इनसे ये कर वसूला जाए। हाँ तो उस समय इन्होंने बोला कि हम हिंदू नहीं हैं। हाँ। फिर आज क्यों हिंदूवादी और सनातनी बात की जाए? तो ये डरपोक लोग भी है ना, ये डरपोक भी है। इनके डर का इतना खतरनाक आलम होता है कि अगर भारत छोड़ो आंदोलन था 1942, जब पूरा देश एक जगह पर आ गया अंग्रेजों के विरुद्ध में, इन्होंने डर के मारे अंग्रेजों को पत्र लिख कर दिया, हम आपके साथ में हैं। आजाद हिंद सेना में जब सुभाष चंद्र बोस भर्ती करने के लिए पॉम्पलेट बांटते थे या प्रचार करते थे, पॉम्पलेट नहीं होना चाहिए मेरा नहीं, फिर प्रचार करते हुए स्वाधीनता आंदोलन में आजाद हिंद सेना में भर्ती हो जाओ, तो इन्होंने उसके विरोध में भी काम किया कि आप सेना में भर्ती हो, आजाद हिंद सेना की बात। इन लोगों ने वो किया है ना, और ऐतिहासिक प्रूफ है। ये कितने पन्नों को फाड़ेंगे, कितने पन्नों को जलाएंगे, पूरी दुनिया का इतिहास इससे भरा हुआ है। अमेरिका के इतिहास को मिटा सकेंगे ये लोग, वहां भी लिखा हुआ है। इंग्लैंड में मिटा सकेंगे, वहां भी लिखा हुआ है। इन्होंने सिर्फ एक सम्मान और झूठ बोलो, लगातार बोलो, बार बार बोलो, जो नरेंद्र मोदी का डाला गया है, वो झूठ बोलते 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 इतना दिमाग में गहरा असर हो जाता है लोगों के, तो ऐसा लगता है कि इन्होंने वही किया है ना। बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध उन्होंने उस समय भी किया था 50 में, जब संविधान बनके तैयार हुआ था। तो संविधान की प्रतियां भी जलाई, बाबा साहब के पोस्टर भी जलाए, साथ में नेहरू को भी जला दिया। नेहरू के पोस्टर जलते थे ना उस समय में, क्योंकि उनको पता है ना कि अगर बाबा साहब ने लिखा है तो नेहरू ही इम्प्लीमेंटेशन करेगा हर चीज, उन्होंने करके बताया। वो जो डर है कि अगर ये दोनों जिंदा रहेंगे तो भी हमें मरना है, अगर इनका नाम रहेगा तो भी हमें मरना है, अगर इनका अस्तित्व है, अम्बेडकर, नेहरू, गांधी का अस्तित्व है, तो हमें कोई पूछेगा नहीं। ये चीजें इन्हें सिखाई जाती है बचपन से। इनको पढ़ाई लिखाई से क्या लेना था, इनको इतिहास से क्या लेना, इन्हें राज करना सिखाया जाता है। और राज करने के लिए इन्होंने वो जातिवाद, भेदभाव, दमनकारी नीतियां, ये जो अपना ही है ना हजारों वर्षों से। और यही केस ऐसा आ गया 5 अक्टूबर का, जिसकी वजह से पूरे देश में आज दलित के विरोध में जो माहौल तैयार करने की कोशिश चालू है, भयानक है एकदम। अभी मैंने जस्ट कल की बात है,
पेरियार के फोटो को चप्पलों से रौंदा गया। पेरियार बाबा साहेब अम्बेडकर समकालीन दूसरे बाबा साहेब अम्बेडकर वो तो महाराज भगवान होते को हैं। मानते नहीं थे, वो है पहले ना? व्यक्ति ऐसे थे जो भगवान के फोटो को जूतों से मारा करते थे। है ना, ऐसी पोस्ट आती है पेरियार के फोटो को जूते रखे हुए लड़की के नाम से, लड़की की सैंडल है मेरे पैरों के नीचे। उससे पता है उस लड़की को पेरियार ने क्या किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया। वो जो सैंडल पहनी थी ना लड़की ने, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर पेरियार की वजह से मिली उसको। नहीं तो कोई टायर की चप्पल रहती थी उस समय में, आपको तो पता है टायर से तो कैसे होती है। ये सब भूल जाता। लेकिन बात घूम फिर के फिर से आती है, क्यों, किसने हुआ, और इतना सिस्टम लोकतांत्रिक होने के बावजूद क्यों होने दिया गया, इसका दोष किसके सर पर रखा जाए, बढ़ा जाए, ये सीजेआई ने समझना चाहिए। मैं बहुत प्रशंसा हूँ, प्रशंसा करता हूँ। एक अच्छा दलित सीजेआई मिला है, पूरे देश को कुछ बदल करेगा, कुछ डिसीजन आएंगे, मत दो डिसीजन। लेकिन जो एक्चुअल हकीकत में पूरे देश ने देखा है गुनाह होते हुए, तुमने उसे माफ कैसे किया और क्यों किया? खुद को महान बनाने के लिए किया, तो महान आप है, आपके घर में है, देश की नजरों में अभी आपकी महानता खत्म हो। लेकिन 1950 और 1925 के बीच का जो काल है वो छोड़कर अभी जो 1950 से पहले का काल जो अपने आंखों के सामने आता है भेदभाव का, तो 25 के बाद का काल सेम होगा। आपको 70 साल मिले थे सुधरने को, जितनी प्रगति करना था कर लिया। अभी 25 के बाद आप भूल जाओ, अभी नहीं होगा। आज पूरा देश फिर से जातिवाद, नीला कबूतर, भीमटा, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा। अरे BN राव को ओरिजिनल संविधान निर्माता कहते हैं, वो बताओ। जो BN राव बाबा साहब अम्बेडकर को चाय पिलाता था। सरकारी सर्वे डालो। तो अभी जो अभी आपने बोला कि संविधान जो है BN राव ने लिखा, हाँ और बाबा साहब के संविधान का विरोध करते थे, बाबा साहब के संविधान हाँ। को जलाते थे। हाँ तो अब एक सवाल ये भी है हाँ कि अगर आपको पता था कि BN राव ने लिखा है, हाँ। तो इतना विरोध क्यों बाबा साहब के नाम से? तो यही है ना, जातिवाद किसे कहते हैं? ये और इतने सालों के बाद आपको याद आया कि आप BN राव ने लिखा है, तो संविधान समिति बनाई क्यों थी? मुझे एक बात बताओ, अभी मैं बाबा साहब अम्बेडकर BN राव को साइड में हम एक पुराना मुद्दा लेते जो हम हमेशा बोलते रहते, उस पर बहुत चर्चा किया, बट मेरे से हमेशा होते रहती रवि त्रिपाठी के साथ, कि बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी का झगड़ा किसने फैलाया? ऐसा क्या था जो उन दोनों का झगड़ा आज भी मिट नहीं पाया? और उस झगड़ा को फैलाने में सबसे ज्यादा हाथ किसका? पता है? आज के जो दलित नेता है, बाबा साहब की डेट के बाद में जो दलित नेता है ना, उनका हाथ है वो झगड़ा फैलाने में। क्यों? क्योंकि उन दलित नेताओं ने बाबा साहब का वो इतिहास, ओरिजिनल इतिहास जिसे मैं कहता हूँ, जो बाबा साहब का खंड है, जो बाबा साहब के खंड है वाल्यूम से, वो पढ़ा ही नहीं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, इनको हमारा कहीं याद नहीं, कहाँ से पढ़ेंगे? तो ओरिजिनल इतिहास न पढ़ते हुए इन्होंने वो RSS के जो कैंप लगते थे मारवाड़े में, दलित बस्तियों में, दलित समुदाय में, दलित स्कूलों में, और वो ST समाज में आदिवासी आश्रम के नाम से जो शिविर लगते थे, कैंप लगते थे, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी की छोटी छोटी बातों को जो उस वक्त होती थी उसको हवा देकर निगेटिव में बदल के उन्होंने फैला। स्वतंत्र मत आसन, हिंदू कोड बिल, बाबा साहब ने ये किया, महात्मा गांधी ने वो किया, नेहरू ने वो किया, ऐसा इन्होंने वो फैलाया। और वो झूठ इतना तगड़ा दिमाग में बैठ गया दलित लोगों के, दलित नेताओं के मस्तिष्क में या दिमाग में, वो निकल ही नहीं रहा। तो अभी ये क्या कर रहे हैं? अभी आते हैं हम BN राव पर और बाबा साहब अम्बेडकर पर। ये तो सभी को पता है, उनको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है BN राव कुछ भी नहीं है, सिर्फ सलाहकार समिति में था, सलाहकार था। वो तो एक IAS अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी था, उसको सरकार की ओर से रखा हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन तो संविधान सभा में आने से था, तो सरकार की ओर से एक सलाहकार के रूप में उससे नियुक्त किया गया था, सलाह देते हैं। ऐसा है बस। बाकी संविधान लिखने का काम तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया ना। 7 लोगों की समिति थी, 7 लोगों से क्षेत्रों गाय भी थे, अकेले बाबा साहब का जो रायकर मिला था वो देखा, तो सबको पता है ना, 70 साल से पूरी दुनिया को पता है। इनको आज पता चला कि BN राव ने लिखा हुआ है। लेकिन
2025 के बाद BN राव को ये इतना हीरो बना देंगे, संविधान निर्माता 36 नवंबर संविधान निर्माता, कि आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, दलितों की भी पीढ़ी ये बोलेंगी कि संविधान निर्माता सच में BN राव ने लिखा। क्योंकि ये झूठ का प्रचार इतना परफेक्टली करते हैं। झूठ बोलो, एक बार बोलो, 1000 बार बोलो, बोलते रहो, जो सच साबित। अगर आप और मैं 20-25 साल जिंदा रहे, अच्छा, तो आने वाले 20-25 साल के बाद में डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि लोग यही मानेंगे और हमारे नेता भी मानेंगे कि वो BN राव ने लिखा। इतना झूठ है फैलाते, इतना झूठ फैलाते, और इतना बड़ा ये प्रोपेगेंडा जो चालू है, सच चालू है। 5 अक्टूबर 2025, जिस दिन सीजाए को छूटा। तो इसका मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि उस समय संजय गवई साहब ने खुद का जो मत है उसको थोड़ा बाजू में रख के हाँ उनकी पद की गरिमा को हाँ। पहचानते हुए उस आदमी को, उस अपराधी को, हम अपराधी बोलेंगे हाँ, कि वो कोई हीरो नहीं है। सही बात। उसको काफी कड़क सजा देनी चाहिए थी, क्योंकि ये हम थोड़ा सा उल्टा सोचेंगे हाँ कि अगर वो आदमी सीजीआई पद पे होता हाँ, और गवई साहब उनकी जगह पे वकील होते होते थे। और इन्होंने अगर वो हरकत की होती तो इनका क्या करियर इनके जमाने को, इनके जमाने में उस केस के बाद मेरे ख्याल से MP में भी एक ऐसा केस हुआ, किसी जज को एक वकील ने बोला अपनी लिमिट में रहो, लिमिट क्रॉस नहीं करो, पूरा देश चलता। सीधी सीधी धमकी दे दी उस चीज के बाद, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई वो राकेश किशोर पर की है बार एसोसिएशन में। बार एसोसिएशन ने कार्रवाई किया, वो डिसिप्लिनरी जो बोर्ड होता है बाहर में, उनको करना ही पड़ता, फैसल जाता था। सीजाए गवई ने नहीं की। जबकि सीजाए गवई ने अगर उसे सिर्फ उठक बैठक भी लगाते थे, कूड़ा कंडक्ट की जगह उठक बैठक भी लगवाते थे एक दिन की, या टेबल पर खड़ा रहे सिर्फ और न बोलते हुए चुपचाप बैठा रहे, यहाँ पे कोई ट्रैफिक सिग्नल संभाल, यहाँ पे झाड़ू वाड़ू मारे, एक अंदर साफ सफाई समाज कार्य कर, तो आज ये जो 5 अक्टूबर का जो माहौल है ना दलित विरोधी का, वो नहीं देख सकते खत्म हो गया। इतनी बड़ी गलती गवई साहब ने कर दिया, कल्पना से करो, ये नहीं होना चाहिए था। और दलित समुदाय इस गलती की सजा भुगत रहा है। आंखों में पानी आता है जब मैं वो पोस्ट देखता हूँ कि लोगों की। मैंने भी पढ़े हैं, काफी गुस्सा आता है तो थोड़ा अंतिम पड़ाव में आते हैं। हाँ तो राजू जी, एक बात अभी निकली थी कि उनके भाई राजेंद्र मोदी हैं, वो राजकारण में है, उनकी मम्मी जी जो है हाँ वो बहुत काम करते हाँ थे। तो उनकी मम्मी जी पे आते हैं। हाँ। उनकी मम्मी जी ने जब ये गवई साहब ऊंचे पद पे आए थे हाँ तो एक कामना, एक इच्छा बोल के दिखाई थी हाँ कि मेरा बेटा अगर ऐसा हो गया हाँ तो मैं चाहूंगी हाँ कि ईवीएम को बदल के वो बैलेट पेपर को लेके आए। तो क्या ये कह सकते हैं कि अगर ये सनातनी धर्म के जो लोग बैठे थे और जो विचारधारा अम्बेडकरी विचारधारा पे हावी हो रही है या बहुजन विचारधारा पे हावी हो रही है, ये वोट चोरी करके जो सत्ता में आज प्रस्तावित लोग बैठे हैं, इनको अगर चपराक लगानी है, इनको रोक लगानी है, तो क्या भूषण जी गवई जाते जाते एक निर्णय आखिर में ईवीएम को बदल के बैलेट पेपर पे लेके आए, ऐसा निर्णय दे सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। गवई साहब से मैं ये उम्मीद नहीं करता। देश के किसी भी नागरिक ने उम्मीद नहीं करना ईवीएम छोड़कर या उसे रद्द करके बैलेट पर चुनाव हो जाए, ऐसा आदेश देंगे। तो अभी वो राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया था, बेंगलोर का और वादन का और राजू का वगैरह का जो मुद्दा था, उसकी भी केस सुनने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन पहले भी कहा। कुछ कार्यकर्ताओं ने कहीं डालने की कोशिश किया, वो भी सुनने से इनकार कर दिया, जबकि वो प्रूफेबल है। राहुल गांधी ने वो प्रूफ दे दिया था पूरे देश के सामने, आपने भी देखा होगा, आपने भी देखा, आदित्य ने देखा हुआ है। हाँ, आजकल तो हर नेता अब रहा कमलताई गवई का शब्द है, मेरी अपेक्षा है बिहार गवई काम करके जाएंगे, तो एक वो राजनीतिक उनका एक दृष्टिकोण है, ठीक है ना, एक सोशल थिंकिंग भी बोला जा सकता, एक अपेक्षा भी बोली जाती है कि अपने बेटे से तो ऐसा करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके बेस पर कुछ हो। हाँ, अब वो देखूंगा, आपने प्रश्न करना चाहिए था एक्चुअल, लेकिन मैं ही बता देता हूँ। केस हुआ है रायबरेली में,
एक दलित 40 वर्ष का व्यक्ति एक बस्ती में गया, उच्च वर्गीय समुदाय में, उसको इतना पीटा उन्होंने, वो मर गया। लेकिन जब वो मार खा रहा था, तो ये लोग बोल रहे थे मारने वाले हम बाबा तो बोल रहे थे, हम बाबा बोल रहे थे, ठीक है, ठीक मार। लेकिन उस व्यक्ति के मुंह से, उस दलित व्यक्ति के मुंह से एक ही नाम निकला मरते समय। लोग भगवान का नाम लेते हैं, अपने माँ बाप का लेते हैं, उसने राहुल गांधी का नाम लिया। ये दलित समुदाय के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी सोशल एक्टिविटीज है, जितने भी समाज सेवक है, दलित समुदाय को समझ जाना चाहिए कि आपकी पतन का समय है, क्योंकि आपके समाज का व्यक्ति मर रहा है और मरते समय में उसने राहुल गांधी का नाम लिया। और राहुल गांधी उसके घर पर गया, उससे मिला, आधा पौन घंटा बात किया, हर चीज किया, और भविष्य में उसकी क्या मदद होगी वो तो समय बताएगा। वैसे राहुल गांधी करते सबको पता है, लेकिन दलित समाज का नेता अभी तक वहां नहीं गया। न गवई, न थोले, न अम्बेडकर, न मायावती, चंद्रशेखर आजाद गया था ऐसे मैंने सुना है, यूपी का तो जाएंगे, बाकी कोई नहीं गया। राहुल गांधी छोड़। तो ये ध्यान में रखो, अभी दलित समूह समाज का होगा, दलित कोई महार थोड़ी होते हैं, महामात्र तो पूरे देश में दलित है, सिख में भी दलित है, पंजाब में दलित है, बिहार में दलित है, बंगाल में दलित है। दलित समुदाय में एक में आशा जी किरण अभी सिर्फ बहुत हो गई। ये उस हरिओम वाल्मीकि की आखिरी चीख में जिसने से राहुल गांधी ने, और सामने वाले हंस रहे थे लोग, हम बाबा वाले यार राहुल गांधी नहीं छोड़ पाते, ऐसा वो बोल रहे थे। लेकिन बाबाओं के हाल क्या होते हैं आपको पता है। आसाराम की एक जमानत में, उनका रहा जाने के बाद भी जमानत में इतनी धाराओं में अंदर डाल के रखा हुआ है कांग्रेस ने उसको, छुपकर उसकी लाश ही बाबा है। बाबा वाले देश में ऐसे ही होता है। लेकिन जब राहुल गांधी का देश है ना, गांधी अम्बेडकर का देश है ना, तो फिर से कोई बाहर होगी, आशा रखना हमारा काम है। लेकिन मैं अपने समाज के नेताओं से या हमारे समाज के लोग हैं जो बड़े पदों पर है, उन्होंने संविधान को देखकर ही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आंखें बंद करके है माफ कर रहे हैं, माफ में आप बन जाएंगे आपको, लेकिन समाज को उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा जो आदमी को सोशल मीडिया पर आपको देखने मिलेगा। तो ये थे राजू जी चौहान, काफी तीखे सवालों के साथ में हमें हमेशा हम समाज के साथ में चलते हैं, और समाज के प्रति इतने जानकार है और इतने हेल्पफुल है कि वो हमेशा समाज के लिए ही सोचते हैं। और कितने भी तीखे सवाल उनसे पूछेंगे तो आपको वो सही जवाब मिलेगा। तो राजू जी, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों के माध्यम से, ये चैनल के माध्यम से, ये मीडिया के माध्यम से अम्बेडकरी विचारधाराओं के जितने भी नेता हैं और बाकी जो समाज सेवक अपने आप को मानते हैं, उनसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि एक बार फिर सोचे कि सीजे गवई पे इतना बड़ा हमला हुआ और वो चुप है, तो आपकी क्या औकात है। और आने वाले समय में जैसे अभी राहुल गांधी जी का नाम लेके जा रहा है दलित के मरते हुए समय में भी, तो आप कहाँ पे हो, आपकी जगह कहाँ है, ये आप सोच सकते हैं। तो इसको बदलने के लिए आप फिर से एक बार अम्बेडकर विचारधाराओं को अपनाएं, राहुल गांधी सर के साथ में आए, और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद।